नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश पांडे है और आज मैं फिर आपका कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हम एमपीपीएससी के लिए एमसीक्यू सीरीज़ और जो क्रैश कोर्स सीरीज़ लेकर के आए हैं। तो आज एमसीक्यू सीरीज़ के इस पैटर्न पर आज आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आज आप सबको मालूम होगा कि आज 14 अप्रैल है और आज जिस शख्सियत का जन्मदिन है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले मैं कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिन्होंने हमारे देश के लिए संविधान लिखा, ऐसे महापुरुष को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज आप सब भी उनको एक बार याद जरूर करें, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना जीवन गरीबी में बिताया, बहुत कठिनाइयों में जीवन को अपने चलाया और एक दिन भारत के लिए वो इतिहास रचा जिसको करना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन था। तो ऐसे व्यक्ति को हम तहे दिल से याद करते हैं और आज उनकी जयंती पर आप सभी को कंपटीशन कम्युनिटी परिवार की तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, जिस सोच के साथ संविधान को लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उसी सोच के साथ हम देश के विकास में अपना योगदान दें और देश को संविधान के अनुरूप चलाएं। ठीक। और ये तो आप सबको मालूम है कि संविधान निर्माण करते समय ये बात कहा गया था कि सत्ता का जितना भी पावर है, सत्ता का जो अधिकार है, सत्ता की जो शक्ति है, वो जनता के हाथ में होगा। और ये आपको मालूम ही होगा कि संविधान लिखा किसके लिए है, संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जनता के द्वारा है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के इस संविधान की रक्षा करें, उसके अनुसार बनाए गए नियम कानूनों का पालन करें। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आप सबका कंपटीशन कम्युनिटी के एमपीपीएससी सीरीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं एमसीक्यू सीरीज। तो एमसीक्यू सीरीज में आज जो दूसरा टॉपिक है मेरा, वो ये है फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि बहुत ही इसमें सरल तरीके से, मतलब एक बोल सकते हैं कि ना ज़्यादा हार्ड लेवल पर क्वेश्चन आता है इसमें और ना ही ज़्यादा इसको डीप पूछा जाता है। एकदम सामान्य तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जिसको लेकर के ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमको। ठीक है। तो ना हम इसको ज़्यादा डीप देखेंगे और ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं मैक्सिमम 12 से 13 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए। बहुत ही छोटा पोर्शन है ये, ना इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ना ही ज़्यादा डीप जाता है। मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन आया तो आया, वरना वो कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है। फिर भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं आज आप लोग को इसमें सॉल्व कराऊंगा, तो उसको देखिएगा और उसको पढ़िएगा। ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो क्रैश कोर्स था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ और मैंने आपको उसमें बताया भी है कि क्वेश्चन वहां पर किस लेवल पर आता है। क्लियर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू सीरीज फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश में किसी अन्य देश के जोटेड कंपनी द्वारा सीधे उत्पादन में निवेश है, तो एफडीआई के बारे में कौन सा तरीका सही है। ठीक। मतलब पूछने का मतलब ये है इसका कि अगर एफडीआई कर रहा है, क्या कर रहा है, एफडीआई कर रहा है, तो एफडीआई तो आपको मालूम है कि एफडीआई किसको बोलते हैं, 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति करता है तो वो कहलाता है एफडीआई। तो इसमें पूछा है कि अगर कोई देश कहीं पर, मतलब कोई देश कहीं पर कोई निवेश कर रहा है, तो उससे रिलेटेड एफडीआई में इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। तो पहला है लक्षित देश में एक कंपनी खरीदना, पहला। बी है उस देश में किसी मौजूदा व्यवसाय के संचालन का विस्तार करना, एंड सी है लक्षित देश में किसी कंपनी के शेयरों और शेयरों में निवेश। लक्षित देश मतलब वही देश। ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा आपका ए एंड सी। क्यों, क्योंकि ये बोला है कि अगर कोई देश किसी अन्य देश में कंपनी द्वारा सीधे उत्पादन में, उसके प्रोडक्ट में अगर निवेश कर रहा है, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो उसमें वो क्या कर सकता है, तो या तो वो उस कंपनी में या तो उस कंपनी को खरीद सकता है या तो उस कंपनी के जो शेयर है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो एफडीआई के तहत ये दोनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए एंड सी, कि लक्षित देश में एक कंपनी खरीदना और उस कंपनी में के शेयर या शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना। अगर उस प्रोडक्ट के
निर्माण पर वो निवेश कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए एन सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय निर्यात का हिस्सा है? मतलब भारतीय किसका? निर्यात का, मतलब इंडियन एक्सपोर्ट का हिस्सा है, पूछ रहा है वो। तो 2019 के डाटा के अनुसार, ठीक, 2019 के डाटा के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल बिजनेस में भारत के एक्सपोर्ट का जो हिस्सा था, जो परसेंटेज था, वो था 1.71%। कितना? 1.71%। तो ऑप्शन है 1% से कम, 1 से अधिक लेकिन 3 से कम, 3 से अधिक लेकिन 5 से कम, 5 से अधिक लेकिन 7 से कम। तो 2019 के डाटा के अनुसार भारत के एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज था वह था 1.71%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक लेकिन 3% से कम। क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विदेशी मुद्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो भारत में जो फॉरेन मनी है, विदेशी मुद्रा है, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है क्या चीज, इसमें क्या आ जाएगा आपका? फेमा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेमा हो जाएगा। क्या होगा? फेमा, FEMA। ये आया था आपका 2000 में, सन 2000 में आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले फेरा था, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड एक्ट। ये आया था आपका 1973 में। तो दोनों में अंतर ये था कि इसका प्रोसेस हार्ड था, इसका प्रोसेस इजी किया गया। तो फेमा जो है विदेशी मुद्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, फेमा। ओके, चलो देखो, ज्यादा हार्ड नहीं आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बताया था ना कि मैक्सिमम अगर डीप जाएगा तो आपको वो क्या पूछ देगा कि कौन से सेक्टर में कितना कितना परसेंट एफडीआई है। उससे ज्यादा डीप कभी नहीं आया इसमें। क्लियर? इतना डीप जाता ही नहीं है। इसी कारण मैं 10 से 12 क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करा रहा हूं। एकदम इजी है और इसको क्या कर लेना है? रट लेना है आपको। क्लियर? ठीक, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पर्यवेक्षण और उदारीकरण करना चाहता है। इसका गठन 1995 को हुआ था, मतलब ये 1995 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन है हमारा केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक ना तो एक। कॉमन सेंस है। WTO तभी बना था, इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसके काम ही था कि विश्व व्यापार का सुपरविजन करना प्लस उनका लिबराइजेशन करना, ये था, और ये बना ही था 1995 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आंसर होगा। ठीक है, दोनों सही है। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा संस्था ग्रीन ब्लू बॉक्स सब्सिडी से संबंधित है? तो पहले तो ये पता करो कि ये ग्रीन ब्लू बॉक्स क्या है। ठीक है ना? तो ग्रीन ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है ये दिया जाता है WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सब्सिडी शुरू की गई थी। ये जो था, ये जो गवर्नमेंट होती है, जो अलग अलग कंट्री की जो सरकार होती है, उनके द्वारा एक ऐसा सब्सिडी है, मतलब उनको एक ऐसी सब्सिडी दी जाती है जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हो। मतलब वो कोई देश ऐसा काम कर रहा है जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा हो। ठीक, मेन मुद्दा यहाँ पर था पर्यावरण का संरक्षण करना। तो पर्यावरण से संरक्षण संबंधित कोई व्यापार कर रहा हो या कोई प्रोडक्ट बना रहा हो जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो, उसको नुकसान मत हो, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए और उस देश की खुशहाली के लिए WTO के द्वारा अलग अलग कंट्री को एक सब्सिडी दी जाती है जो होती है ग्रीन ब्लू बॉक्स। ठीक, तो ग्रीन ब्लू बॉक्स किससे संबंधित होगा आपका? तो WTO, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ये किसी देशों को दी गई एक ऐसा सब्सिडी है जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ही व्यापार करते हैं, अपने देश की खुशहाली के लिए ही व्यापार करते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो ये किसके द्वारा दी जाती है? WTO के द्वारा दी जाती है। ठीक, चलो नेक्स्ट। दिसंबर 1995 में, ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये जो मैं डॉट डॉट लिखा हूं ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरो। ठीक, बचपन में बहुत भरे रिक्त स्थान, मगर कभी भराया नहीं आज तक। खाली चीज ऐसी चीज होती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि
दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? तो दुनिया की सबसे भारी चीज है खाली जेब। उसको भी जब तक नहीं भरोगे वो किसी काम का नहीं। ठीक, तो खाली क्वेश्चन में ही रिक्त स्थान नहीं होते हैं, जीवन में भी रिक्त स्थान है। तो उस रिक्त स्थान को भरना पड़ता है, और दुनिया की सबसे खाली जगह तो वही है जो होती है हमारी जेब। अगर जेब आपका खाली है तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, भले खाली है मगर वही सबसे भारी है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, मगर सबसे खाली चीज ही सबसे भारी होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन ही है, खाली स्थान है तो भारी ना हुआ, क्योंकि अगर उसका आंसर हमको नहीं मालूम तो हमारे लिए तो भारी हो गया। क्या हो गया? भारी। तो चलो इस भारीपन को खत्म करते हैं। तो दिसंबर 1995 में बिल इन द ब्लैंक्स है को समाप्त कर दिया गया और विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्थापित किया गया। मतलब 1995 में ऐसा कौन सा चीज था जिसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह WTO आ गया? तो क्या था वो? GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, गैट को खत्म कर दिया गया। गैट की जगह क्या आ गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ठीक है ना? क्लियर? तो टैरिफ के नियमों को खत्म किया गया। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान एक संगठन है, ठीक है ना? ओके, और ये क्या करता है? ये एशियाई कंट्रीज को जोड़ने वाला एक संस्था है जो एशियाई कंट्री के डेवलपमेंट में काम करता है। तो बुर्नोई, कंबोडिया, वियतनाम, भारत। तो याद रखो, आसियान देश का सदस्य नहीं है पूछा है। तो आसियान देश का सदस्य तो आपका बुर्नोई भी है, कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है। भारत उसका सदस्य नहीं है, मगर आसियान देशों के व्यापार में भारत चौथे नंबर पर है। जो आसियान देशों से भारत क्या करता है? बिजनेस करता है, या आसियान देशों के लिए भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। जितने भी आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनमें उनके व्यापार का भारत विश्व में चौथे नंबर पर केंद्र है, जहां पर उन लोग सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। अभी दिसंबर में, अभी नहीं, मतलब सन 2013 में, सॉरी 2009 में आसियान का जब सम्मेलन हुआ था, तो इसका सम्मेलन में भारत को बुलाया गया था, बैंकॉक में हुआ था। तो वहां पर भारत सरकार के द्वारा और आसियान देशों के द्वारा महत्वपूर्ण समझौते हुए थे जो व्यापार से रिलेटेड थे। और यही क्या था? भारत आसियान के देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बट भारत उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाता है। और भारत जो है ये विश्व में चौथे नंबर पर है, जिसमें सबसे ज्यादा आसियान देश के लोग बिजनेस करते हैं। मतलब आसियान देशों के लिए भारत चौथे नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक सेंट्रल है, केंद्र है वो। ठीक है ना? क्लियर? तो भारत इसका सदस्य नहीं है। क्लियर? व्यापारिक संबंध है भारत का, ठीक है ना, बिजनेस रिलेशनशिप है भारत का आसियान देशों के साथ। ओके, चलिए, फिर उसके बाद उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को उद्योग और निर्यात व्यापार घरानों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100% अनुमति है। मतलब क्वेश्चन को समझो, ये बोला है कि जो हाई लेवल पे उद्योग है और जो व्यापारिक घराने हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनमें FDI का 100% है। तो कहां तक की सीमा है? मतलब कितने प्रोडक्ट पर है? तो लगभग एकदम एक्चुअल डाटा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें डाटा कंफर्म नहीं है, मगर फिर भी एक अप्रॉक्स लेकर के आंसर लिया जाता है। तो लगभग 52, कितना? 52, लगभग कितना आएगा आपका? 52 आएगा। 52 प्रोडक्ट पर 100% FDI लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। रत्न और आभूषण, रसायन और संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा। ऊपर दी गई वस्तुओं में से कौन सी भारत के विनिर्माता निर्यात में शीर्ष 4 पर है? ठीक है, कंसीडर द फ्लोइंग आइटम, जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल। ठीक, विच ऑफ द आइटम गिविंग above are the top 4 items in India manufactured export। मतलब इनमें से 4 हैं, ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन से 4 टॉप आइटम है, ठीक है ना, जो क्या होते हैं? इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं।
तो 4 कौन से हैं, ठीक। तो पहले नंबर पर जो आएगा है तो बहुत सारे, लगभग 10 टॉप 10 आइटम्स है जो आते सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर आपका जेम्स एंड ज्वेलरीज है, ठीक। दूसरे नंबर पर आपका केमिकल्स है, तीसरे नंबर पर इंजीनियरिंग गुड्स है। टेक्सटाइल्स नहीं आता, टेक्सटाइल्स की जगह आता है कॉटन। क्या आता है, कॉटन आता है, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, कपड़ा भी तो कॉटन है, कॉटन और कपड़ा में अंतर होता है भैया, ठीक है ना। क्लियर, कॉटन कॉटन होगा और फिर बाद में कपड़े में चेंज होगा, तो कॉटन और कपड़ा में अंतर होता है, क्लियर, ठीक है ना। उसको एक मत लेना कभी, क्लियर। तो 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 1 2 और 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो 1991 से पूर्व भारत में सीमा शुल्क उतना अधिक था जितना है, मतलब भारत में 1991 में कस्टम ड्यूटी कितनी थी पूछ रहा है, तो भारत में 1991 में उतना ही है जितना था, तो लगभग कितना 100%, 100% सीमा शुल्क अधिक था, ठीक है। कब, 1991 के समय की बात कर रहा हूं, जब चौथी औद्योगिक नीति नहीं आई थी, उससे पहले की बात कर रहा हूं। अब 1991 बोलने का मतलब चौथी औद्योगिक नीति एकदम उसी समय नहीं है, ठीक है। तो 1991 में कितना आएगा आपका 100%, ठीक। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख बाजारों द्वारा कृषि और उससे संबंधित उत्पादों के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा सबसे अधिक है, मतलब एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट में सबसे अधिक हिस्सा कौन सी कंट्री का है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करती है और एग्रीकल्चर का वर्क करती है, तो ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, EU यूरोपियन यूनियन, चीन और भारत। तो देखो भारत जो है विश्व का चौथे नंबर का देश है, जो टॉप 4 में है भारत, जो एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट मतलब खाने पीने की चीजों का ज्यादा उत्पादन करता है। पहले स्थान पर है आपका अमेरिका, पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका। दूसरे में है आपका चीन, पहले में अमेरिका है, दूसरे में चीन है, तीसरे में ब्राजील है और चौथे नंबर पर भारत है, जो एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट का निर्यात में हिस्सा है, ठीक है ना। तो पहले पे USA, दूसरे में चीन, तीसरे में ब्राजील और चौथे में भारत। तो यहाँ पर टॉप नंबर पर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, IMF के साथ सभी सदस्य देशों के कोटा का मूल्य के संदर्भ में है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि IMF जो है अगर कोई उसके साथ संबंध है, तो IMF जो अपना ऋण देता है, जो लोन देता है, वो कौन किससे संबंधित है, मतलब कौन से इसमें से एक प्रोसेस है जिसमें IMF लोन देता है। तो एक है आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR, डॉलर, और या दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, या इन द कंट्री इन द डोमेस्टिक करेंसी, मतलब उस राज्य की उस देश की करेंसी, ठीक है ना। तो याद रखो SDR जो है इसी को बोलते हैं IMF की मुद्रा। तो SDR की मुद्रा क्या होती है, SDR किसकी मुद्रा है, IMF की मुद्रा है। तो IMF का कोटा किससे संबंधित होगा आपका, SDR से। डॉलर भी होता है, ठीक, ओके, दोनों होगा, मगर यहां पर विशेष तौर से IMF के बारे में बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका SDR, क्लियर, ये IMF की मुद्रा कहलाती है। क्रेडिट पर निर्यात के जोखिम को कवर करके निर्यात प्रोत्साहन अभियान को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन समझो, ठीक। Was established in the year 1957 by the government of India to strengthen the export promotion drive by covering the risk of exporting on credit, ठीक है ना। तो क्रेडिट के लिए भारत सरकार द्वारा 1957 में कौन सा अभियान चलाया गया था या कौन सा कार्यक्रम स्थापित किया गया था, तो उसके लिए था निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए निर्यात ऋण और गारंटी निगम, ठीक। निर्यात ऋण और गारंटी नियम को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1957 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और ज्यादा डीप अगर क्वेश्चन गया तो मैं बता रहा हूं वो पूछेगा किस किस सेक्टर में कितना कितना % FDI है, ठीक, ये याद रखिएगा। इससे ज्यादा इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता, इसी कारण ज्यादा इसको सोचने की और ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
उतना ही याद रखिए या उतना ही पढ़िए जिससे अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बात को कि ज्ञानी नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट पर, ना ही पीएचडी करना है। हमको एग्जाम देना है और एग्जाम वैसे देना है कि अगर उस पोर्शन से, उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया तो हमसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। इतना पढ़ना है बस, ठीक है ना। पीएचडी करने से उस सब्जेक्ट पर सिलेक्शन नहीं होगा, उस सब्जेक्ट पर ज्ञानी बनने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझोगे और उससे किस लेवल पर क्वेश्चन जाता है, कितना डीप क्वेश्चन जाता है, इसको समझोगे तो ही सिलेक्शन है। क्लियर? ठीक है, तो बातों को समझिए। और ये 13 क्वेश्चन था आपका फॉरेन ट्रेड को लेकर के, ठीक है, और एक्सपोर्ट को लेकर के। ज्यादा डीप इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, इसी कारण इस पोर्शन पर कम भी कंसंट्रेट करोगे तो भी चलेगा, मगर हाँ इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। अब कम क्वेश्चन आता है ये सोच करके इस पोर्शन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो जितना पढ़ा रहा हूं, जितना बता रहा हूं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्लियर? और उसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट एमसीक्यू एक नए टॉपिक के साथ लेकर के आऊंगा और फिर से आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, अगर कुछ यहाँ पर आपको डाउट है या कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।